देखिए प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, नए टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, इसको लेकर के अब जैसे समय नज़दीक आ रहा, लोगों में एक कौतूहल है क्या करें क्या नहीं करें। तो लोगों ने रिटर्न फाइल करना शुरू भी कर दिया है। तो वित्त मंत्री ने ये कहा था बजट के दौरान कि अब न्यू टैक्स रिजीम आपको चुनना नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका माना जाएगा। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते तब आपको चुनना है, इसके लिए फॉर्म में सुझाया था। लेकिन बीच में एक सीबीडीटी की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जो कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स के लिए हमें लगता है कुछ अलग नियम जारी किए। क्या है नियम और उनके लिए किस तरह से उपयोगी है? देखिए, ऐसा है लक्ष्मण कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अब ख़त्म हुआ है और अब हम जिसकी रिटर्न भर रहे हैं जून जुलाई में, तो उस केस में आपका जो न्यू रिजीम है, अगर आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 10IE भरना होता है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है या जैसे आपने बोला कंसल्टेंट है या प्रोफेशनल है, क्योंकि वो भी बिजनेस इनकम मानी जाती है, तो उस केस में आपको 10IE भरना ज़रूरी है अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले। जब आप फॉर्म 10IE भरेंगे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो आपको रिटर्न में दिखाना होता है कि ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है। लेकिन अब से, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें आपकी डिफ़ॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम कर दी गई है। तो अगर अब अगली बार जब जो भी रिटर्न भरेगा, इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिटर्न भरेगा अगले साल, उस केस में अगर आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करनी है तो उस केस में आपको फॉर्म 10IE भरना होगा ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करने के लिए, वरना आपका जो न्यू रिजीम है वो बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये कंसल्टेंट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए है। देखिए, जो अभी आप रिटर्न भर रहे हैं, जब आप अपनी रिटर्न भरेंगे और आपकी बिजनेस इनकम है, और ये जो कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स हैं ये बेसिकली बिजनेस इनकम ही मानी जाती है, तो उस केस में अगर आप न्यू रिजीम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 10IE भरना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है, यानी कंसल्टेंट, प्रोफेशनल या कोई भी बिजनेस इनकम है, तो आपके पास हर साल स्विच करने का ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जहां तक सैलरीड क्लास की बात है या जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है उनकी बात है, वो हर साल स्विच कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन बिजनेस वाले सिर्फ एक बार ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो इसमें अगर सैलरी वालों के हिसाब से थोड़ा बता दें कि उनके पास बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम हो गया है, अगर उनको जाना है ओल्ड में तो क्या करना हो, तो उसके लिए कोई फॉर्म अलग से भरना है? बिल्कुल, अगर अगले साल की हम बात करेंगे तो उनको भी भरना होगा अगर उनको ओल्ड रिजीम में जाना है। तो अभी कोई चांस है उनके लिए, सैलरीड क्लास के लिए, कि ओल्ड चुन लिया हो फिर वापस मन करे कि नहीं हमें न्यू में जाना है, रिटर्न फाइल नहीं किए हो तो कोई? नहीं, देखिए, जैसे आपने डिक्लेरेशन दे दी कंपनी में, आपने बोल दिया कि हम ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए और आपने जब रिटर्न भरने बैठे आपने देखा कि आपकी न्यू रिजीम बेटर है, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं न्यू रिजीम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वापस चलते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर, चलते हैं दिल्ली, जहां से विशाल जैन साहब का सवाल आया है। ईमेल के जरिए सवाल भेजा इन्होंने। दरअसल इनका मामला जो है वो एडवांस टैक्स के कैलकुलेशन से है, और ये इनकी आमदनी जो होती है गौरी, वो होती है शेयर से, शेयर में खरीद फरोख्त करते हैं। इनका कहना है कि शेयर बाजार से जो हम शेयर की खरीद बिक्री करते हैं तो उसमें एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि स्क्रिप्ट वाइज डिटेल तो वहाँ होती नहीं है। देखिए विशाल जी, जब आप अपनी रिटर्न भरने बैठेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप कोई प्रोफेशनल से भरवाएंगे, वो किसी सॉफ्टवेयर से भरेंगे, तो उस सॉफ्टवेयर में तो आप एक एक डिटेल डालते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न की, जो आप खुद भर रहे हैं, ऑनलाइन आप भर रहे हैं, तो उसमें भी जब आप रिटर्न भरते हैं तो आप देखेंगे उसमें एक कॉलम होता है जिसमें आपको जो कैपिटल गेन की डिटेल है वो आपको क्वार्टर वाइज देनी होती है। तो वो आपका उस क्वार्टर के हिसाब से आपका एडवांस टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक फिगर डाल दी कैपिटल गेन की और उस पर पूरे साल का आपको इंटरेस्ट लग गया क्योंकि आपका डिले हो गया पेमेंट, आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई। तो ऐसा नहीं होगा। आप वो क्वार्टर जो डिटेल क्वार्टर वाइज मांगी गई है उसको ठीक से भरेंगे तो वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा जिस हिसाब से उसको कैलकुलेट करना चाहिए। एक थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है ऐसे केस में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब रिटर्न देखेंगे बहुत इजीली आपको दिख जाएगा कि उसमें से 4 कॉलम बने हुए हैं कि ये 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, 3 महीने इसके, से 4
4 क्वार्टर आपको दिख जाएंगे। तो आप अपना कैपिटल गेन खुद से देख सकते हैं कि आपको कौन से क्वार्टर में कैपिटल गेन हुआ है, आप उसको उसमें डाल दीजिए। इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आप इसको आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल विशाल जी, इसका इस तरीके से आप एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करें जैसा कि गौरी ने बताया। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर, और अगली बार आपसे सीधी हम बातचीत भी करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर इसमें दीजिएगा और फिर टैक्स गुरु से आपकी बातचीत कराएंगे। चलते हैं GS आनंद जी के पास दिल्ली, जो कि काफ़ी थोड़ी देर हम इनको फ़ोन पे इंतजार भी कराया है। GS आनंद साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया सर। आप बताएं क्या उलझन है आपकी? मेरे को सर एक छोटा सा क्वेश्चन ये पता करना था। मैंने GST ले रखा है। GST मेरा कपड़ों की ट्रेडिंग का काम है। अच्छा। अब उसमें लॉस होने की वजह से मैं GST सरेंडर करना चाहता हूँ। अच्छा। बट मेरे CA मुझे बोल रहे हैं कि आप GST सरेंडर नहीं कर सकते जब तक उसमें आपका इनपुट पड़ा है। आप पहले उस इनपुट को यूज करें। तो क्या ये सच है सर कि पहले मुझे वो इनपुट फिनिश करना पड़ेगा जो टैक्स का मेरे पास GST का पड़ा हुआ है? सबसे पहले सरेंडर कर सकता हूँ? सबसे पहले तो बताइए आनंद जी, लॉस क्यों हुआ? बाहर की वजह से कि आपकी तरफ से कोई गलती हो गई? सर थोड़ा कोरोना की वजह से भी वो था। अच्छा, और कोरोना की फिर वजह जिनके पास पेमेंट की वहाँ से पेमेंट वापस आ नहीं पाई। अच्छा अच्छा, तो अभी कपड़ों का कारोबार ठंडा पड़ा हुआ है? हाँ सर, तो इस चक्कर में वो बंद कर दिया है। अब पिछले 4-5 करीबन 6 महीने से 0 की GST भर रहे हैं। ना वो सरेंडर करने दे रहे हैं, ना इसका इनपुट का कुछ बता रहे हैं कि कैसे मैं इस इनपुट को यूज करूं। तो आप कपड़े क्या स्टिच करते थे और फिर इसको मार्केट में नहीं बेचते सर, थे? ट्रेडिंग का काम था सर। ट्रेडिंग का काम था। अच्छा। तो क्या किया? जिनके तो बड़ा दुखद है कि कारोबार चल नहीं पाया कोरोना। नहीं लक्ष्मण, ऐसे काफी केसेस सामने आए, स्पेशली कोरोना में जैसे उन्होंने कहा, तो ऐसा तो बहुत कॉमन केस है, ये हुआ है। तो इस केस में देखिए आपके पास जो स्टॉक पड़ा है, अब आप उस स्टॉक का क्या करेंगे? या तो आप उसको बेचेंगे। अब बेचने का ऑप्शन होता तो आपका बिजनेस कंटिन्यू होता, वो आपके पास नहीं है, तो आप उसको स्क्रैप करेंगे। तो जब आप उसको स्क्रैप करेंगे उसके ऊपर भी GST की इम्प्लीकेशन है। तो उस स्क्रैप करने के बाद जो आपका इनपुट है वो यूटिलाइज हो जाएगा। और जो आपके CA कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि आपको जो इनपुट है उसको पहले जीरो करना है। तो आप इसको स्क्रैप कर दीजिए, इनपुट को आप जीरो कर दीजिए, उसके बाद आप इसकी सरेंडर की एप्लीकेशन डाल दीजिए। अच्छा, मान लीजिए इनके पास कुछ स्टॉक ना पड़ा हो तो क्या करेंगे? देखिए, अगर स्टॉक नहीं है इसका मतलब इनपुट भी नहीं होगा, क्योंकि इनपुट क्या मामला है? स्टॉक है? इनपुट तो पड़ा हुआ है। स्टॉक जो था वो स्क्रैप में बेच दिया। अच्छा, लॉट की लॉट। तो उसके बाद मेरे पास इनपुट नियर 40-45,000 का इनपुट पड़ा है। अच्छा, स्क्रैप आपने बेच दिया उसको? स्क्रैप करके बेच दिया सामान। अब जो उस टाइम बिल काटा वो स्क्रैप के हिसाब से बिल काट दिया। अब उसके बावजूद इनपुट पड़ा है, वो कह रहे पहले इसको डिस्पोज करो। अब वो कैसे करूं सर? मेरे पास तो सामान है ही नहीं, तो मैं कैसे किस चीज का बिल काटूं? मुश्किल है ये तो, किस चीज का बिल काटेंगे? तो नहीं, देखिए स्क्रैप पे आपको फिर या तो कैलकुलेशन में कोई गलती हुई है, क्योंकि देखिए जब आपका इतना इनपुट खड़ा है और आपका स्टॉक खत्म हो चुका है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है। या तो स्क्रैप भी आपने, क्योंकि जब आप बेच रहे हैं तो कुछ तो वैल्यू आपको कपड़े की मिली होगी, ऐसा तो है नहीं कि आपने रद्दी में बेचा होगा। तो कोई, या तो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए, हो सकता है अभी आपकी जो क्योंकि सितंबर तक आप जो है अपनी रिटर्न में चेंजेस कर सकते हैं, तो आप उसमें अगर आपकी कोई अमेंडमेंट है, कुछ है, वो आपको कैलकुलेशन एक बार देखनी पड़ेगी और वो अमेंडमेंट फाइल करके आप उसको जीरो कर सकते हैं। हमारे साथ संपर्क करने के बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। चलते हैं अगले सवाल के पास। ये रामानंद यादव जी का सवाल आया है। ये दरअसल एक सीनियर सिटीजन है और इन्होंने जनवरी 2012 में प्राइवेट डेवलपर से एक प्लॉट खरीदा था और 1 महीने बाद प्लॉट मिला भी इनको और 2015 तक 95% इंस्टॉलमेंट में इन्होंने पैसे दे दिए थे। अब 2019 में रेरा के पास रिफंड के लिए अर्जी दी थी इन्होंने और 2023 में ब्याज के साथ इनको रिफंड मिला भी था। अब वो कह रहे हैं कि जो ब्याज के साथ रिफंड मिला था उस पर टैक्स की देनदारी क्या बनती है? ठीक है, तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हो गई। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और एक आपका इंटरेस्ट हो गया। तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें तो आपको एज इट इज, जैसे आपने सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए दिए थे तो आपको 1 लाख रुपए वापस आ गए, तो आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आप ही का पैसा था, आपको वापस मिल गया। अब इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी दे दिया, तो ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है ये आपकी इनकम हो जाएगी। ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको इसको दिखाना होगा और इसके ऊपर टैक्स देना होगा। अब टैक्स आप देंगे इसके ऊपर स्लैब
स्लैब रेट, कोई फ्लैट रेट नहीं है। तो जिस भी स्लैब में आप फॉल करते हैं उस रेट पे आपको इस पे टैक्स देना होगा, यानी अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो आपको 30% का टैक्स इस पे देना होगा। तो 30% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, या फिर जिस स्लैब रेट के हिसाब से आते हैं उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट पर टैक्स आपको देने की जरूरत है। तो बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अच्छा हो कि रिफंड आपको मिल गया, वरना कई लोग रिफंड के इंतजार में महीनों महीनों रह जाते हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे टैक्स की उलझनें दूर करने के और भी कई सारे तरीके। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।